Morning to all of you and welcome to our class 12 political science. We were going through the topic that is the rise of the Chinese economy. So we will continue. The new economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation. Privatization of agriculture led to a remarkable rise in agriculture production and rural incomes. High personal savings in the rural economy lead to an exponential growth in rural industry. The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a faster rate. The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise of in foreign trade. China has become the most important destination for foreign direct investment, that is FDI, anywhere in the world. It has a large foreign exchange reserves that now allows it to make big investment in other countries. China's accession to the WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future of world economic order. So here we see the new economic policies help the Chinese economy to break from stagnation. Means जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके कारण जो चीन की इकोनॉमी को उभारने में यानी कि उसको जो बंद पड़ी थी उसको आगे लाने के अंदर जो नई पॉलिसी अपनाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिली उस पॉलिसी से, जैसे कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करना। अब एग्रीकल्चर पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होने लगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते उससे क्या हो रहा था, जो ग्रामीण लोग थे यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग थे उनकी जो इनकम थी उसके अंदर क्या हुई, इंक्रीज हुई, यानी कि उनकी में बढ़ोतरी हुई, उनकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी हुई, क्योंकि अब क्या कर दिया गया, एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज कर दिया गया। और उसके कारण उस जो रूरल इकोनॉमी थी में जो अपन बोल सकते हैं सेविंग, अब क्या था, इनकम बढ़ रही थी, ग्रामीण लोगों की इनकम बढ़ रही थी तो ग्रामीण लोगों की सेविंग भी ज़्यादा हो रही थी। ग्रामीण मीन्स गांव के लोगों की अब इनकम भी बढ़ रही थी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, और उनकी इनकम बढ़ रही थी। जब इनकम बढ़ रही थी तो उनकी सेविंग भी बढ़ रही थी, और उस सेविंग का परिणाम क्या हुआ, जो रूरल एरियाज थे उनके अंदर क्या था, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। उस सेविंग से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज क्या होने लगी, रूरल एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। और फिर इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर दोनों ही क्षेत्रों में जो चीन है, जो चाइना है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसके अंदर क्या है, बहुत तेजी के साथ इंक्रीजमेंट होने लगा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उसने जो ट्रेड है, व्यापार जो है, उसके नए कानून बनाए और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो उसने क्रिएट किए, उसकी वजह से क्या होने लगा, जो फॉरेन ट्रेड था उसमें भी इंक्रीजमेंट होने लगा, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ने लगा। जैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चाइना ने खोले तो क्या हुआ कि उनका जो ट्रेड था, मतलब जो फॉरेन व्यापार था, उसके अंदर भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगा। चाहे और फिर यस, यू वांट टू से समथिंग। चाइना पूरी दुनिया के अंदर क्या हो गया, निवेश के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे आकर्षक कंट्री बन गया। यानी कि चाइना के अंदर अब दुनिया क्या करना चाह रही थी, इन्वेस्ट करना चाह रही थी।
और इसी के साथ धीरे धीरे चीन ने क्या किया, चीन के पास बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी, क्या होने लगी, जमा होने लगी। और जब फॉरेन करेंसी इसके पास जमा होने लगी तो उसके दम पर वो क्या करने लगा, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करने लगा। जैसे अपने इंडिया के अंदर भी बहुत सारा उसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो वहां पर इन्वेस्ट करने लगा। और वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, तो आप जगह चेंज कर लीजिए प्लीज। आप वहां से जगह चेंज कर लीजिए क्योंकि यहां से क्लियर है। आयुष आप भी जगह चेंज कर लीजिए क्योंकि यहां से मेरे यहां से क्लियर आ रहा है। तो इस कारण से क्या, जब बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी चाइना के पास जमा होने लगी तो उसने भी दूसरे कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और चीन ने 2001 में जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वो शामिल हो गया और इस तरह से उसने दूसरे देशों के लिए अपनी इकोनॉमी खोलने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। अब जो चीन की जो योजना है वो ये है कि जो अभी बताता हूं, चीन की जो योजना है वो जो दुनिया की इकोनॉमी है उससे और जुड़ना है और उसको और गहरा बनाना है, जिससे कि जो फ्यूचर है वर्ल्ड इकोनॉमी का या अपन उसको बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड का, वो चाइना उसको एक अपना मन चाह रूप देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने इतनी सारी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी है। इस सब के दम के ऊपर वो जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको क्या करना चाह रहा है, उसके फ्यूचर को शेप देना चाह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को। हाँ, एसोसिएशन मीन्स एडिशन ऑफ अ न्यू आइटम, यानी कि किसी चीज में इंक्रीजमेंट होना या वृद्धि हो जाना। गॉट इट? समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? चले आगे। ओके। While Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms. Unemployment has risen in China with nearly 100 million people looking for jobs. Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries. Environmental degradation and corruption have increased, besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces. अब चीन की जो इकोनॉमी थी उसमें तो बहुत ड्रामेटिकली सुधार हुआ, यानी कि बहुत नाटकीय ढंग से उसमें सुधार हुआ, लेकिन वहां पर हर किसी को ये जो इम्प्रूवमेंट्स हुए या जो रिफॉर्म्स हुए इन सुधारों का लाभ नहीं मिला। चाइना के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में, और कम से कम 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तलाश है। मैं आपके समझ लीजिए कि 10 करोड़ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड। और महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट और काम करने के हालत उतने ही खराब हैं जितने कि यूरोप में 19वीं और 18वीं सेंचुरी में थे। जितने खराब हालत यूरोप के अंदर उनकी महिलाओं के 18th और 19th सेंचुरी में थे, उतने ही चीन के अंदर भी महिलाओं की हालत खराब है, उनको काम नहीं मिल पाता। इसके अलावा जो है अपना एनवायरमेंटल, पर्यावरण जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, के नुकसान और भ्रष्टाचार बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है,
एनवायरनमेंट खराब हुआ है, और साथ में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसके भी बढ़ने के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने दुनिया के सामने आए हैं कि वहाँ पे करप्शन भी है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। गांव और शहर यानी कि रूरल एंड अर्बन और कोस्टल रीजन, तट और कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस, कोस्टल और मुख्य भूमि, यानी कि एक तो लोग कोस्टल एरियाज पे रहते हैं, समुद्र तट के किनारे रहते हैं, और दूसरा मेन लैंड के ऊपर रहते हैं। जैसे अपन राजस्थान, अभी अजमेर में है तो अपन मेन लैंड पे रह रहे हैं। बाकी जो लोग केरला के, जो केरला है, महाराष्ट्र है, और जो अपने जो कोस्टल बाउंड्री है उसके ऊपर जो लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, दोनों के अंदर, सबके अंदर क्या आने लगे, डिफरेंसेस आने लगे, यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक फासला क्या है, बढ़ने लगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल गांव और शहर, गांव शहर तो क्या है, डेवलप्ड हो रहे हैं, शहर के लोग तो क्या है, अमीर होते जा रहे हैं। गांव के लोग क्या हैं, ये गरीबी है या इतने ज़्यादा अमीर नहीं हो पा रहे। इसी तरह जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और जो लोग मेनलैंड पे रहते हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इस कारण से क्या है, इन यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस देखने को मिले हैं गाँव के लोगों के बीच में और शहर के लोगों के बीच में, कोस्टल एरियाज़ के लोगों के बीच में, और जो लोग मेन लैंड पे रहते हैं उसके बीच में। बेटा प्रोविंसेस का मतलब ये होता है क्षेत्र, रीजन। अपने जैसे पहले प्रोविंसेस होते थे, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जब 4 प्रोविंस होते थे, दैट इज मैड्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, और ये अपना नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन वाले प्रोविंस हुआ करते थे, एरिया होते थे। जैसा अब क्या कर दिया, स्टेट कर दिया, ये भी प्रोविंस ही है। ठीक है, रीजन्स को बोलते हैं। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? शैल वी मूव अहेड, आगे चले, चलो। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. The integration of China's economy and interdependence the interdependencies that has created has enabled China to have considerable influence with its trade partners. Hence, its outstanding issues with Japan, the US, ASEAN, and Russia have been tempered by economic consideration. It hopes to resolve its differences with Taiwan, which it regards as renegade province. By integrating it closely into its economy, fears of China's rise have also been mitigated by its contribution to the stability of the ASEAN economies after 1997 financial crisis. Its more outward-looking investment and aid policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it as a global player on the side of developing economies. Means हालांकि क्षेत्रीय यानी कि रीजनल और ग्लोबली, रीजनल और ग्लोबली स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त शक्ति, आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था का भारी दुनिया से जुड़ाव और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने, यानी कि चीन के जो व्यापारिक यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं, व्यापारिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बना हुआ है। यानी कि उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसको उन सबके ऊपर क्या है, चाइना का बहुत जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है, और इसी कारण से क्या है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी
व्यापार के आगे चीन से बाकी डिस्प्यूटों को भुला चुके हैं। और ये जितने भी अगर कोई डिस्प्यूट थे इन देशों के, अगर चीन के साथ कोई डिस्प्यूट थे तो व्यापार करने के लिए इन सब लोगों ने कोई जो भी डिस्प्यूट थे चाइना के साथ उन सबको ये डिस्प्यूट्स को भुला चुके हैं, यानी कि विवाद जो भी चाइना के साथ पहले रहे होंगे इनके, उन सब चीज़ों को भुला चुके हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ताइवान और चीन में काफ़ी मतभेद है, आज भी की तारीख में भी चल रहा है, काफ़ी मतभेद चल रहा है अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ताइवान और चीन के जो मतभेद चल रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा, और ताइवान जो चाइना की इकोनॉमी के साथ और मतलब पक्की तरीके से घनिष्ठता, यानी कि अपन बोलते हैं ना पक्की मित्रता। बेटा प्रीवी डिक्शनरी लेके बैठ जाओ, मैं तो बताऊंगा, मैं तो सबके वर्ड बताऊंगा, मेरे को मालूम है किस किस के मीनिंग बताने हैं। या तो मैं पैराग्राफ खत्म कर लूँ उसके बाद आप डाला करो, ठीक है? बीच में क्या होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बताऊंगा बेटा मैं, उसकी चिंता मत करो। मेरे को मालूम है 2 वर्ड है जिसके मीनिंग बताने हैं मेरे को। और वैसे मैं इंग्लिश के साथ हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, अगर आप सेंटेंस के साथ समझ लेते तो बहुत ही बेटर है। मैं बताऊंगा बेटा प्रीवी, चिंता मत करो, मेरे को मालूम है कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी और बच्चे कौन से वर्ड का मीनिंग पूछते हैं, बस पूरा बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है? तो ताइवान के साथ और ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएंगे। 1997 के में जो वित्तीय संकट आया था, यानी कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आसियान देशों ने की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की। और एशियान जो कंट्रीज थे जिनमें 1997 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसको बनाए रखने के लिए, उस संकट को बनाए रखने के लिए चाइना ने क्या किया था, आसियान जो अपन ने जो पीछे पड़ा है उसको इकोनॉमिकल हेल्प की थी। और इसी तरह लैटिन अमेरिकन यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका में चाइना क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, और उनको मदद की नीतियां भी बता रहा है, उनको कैसे मदद की जाए उन देशों की, वो भी वो काम कर रहा है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई वर्ल्ड पावर के रूप में उभरता जा रहा है। और डेवलपिंग कंट्रीज के देशों में से एक चाइना क्या है, एक बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड पावर के रूप में आगे आते जा रहा है। क्लियर? अब रही बात रेनिगेट की, मीन्स रेनिगेट का मतलब होता है पाखंडी, यानी कि लिख रखा है विच इट रिगार्ड्स एज रेनिगेट प्रोविंस, पाखंडी प्रोविंस जिसको चाइना मानता है ताइवान। सेकेंड वर्ड है मिटिगेटेड, fears of China rise have also been mitigated, means किसी चीज को घटाना या कम करना। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया प्रवीण? ठीक है, रेनिगेट का मतलब होता है पाखंडी, और जो मिटिगेटेड है उसका वर्ड, उसका मतलब होता है घटाना, डिक्रीज, या डिक्रीज करना या कम करना, घटाना। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? ओके, आपको मैंने लिंक भेज रखा है हिस्ट्री का, और इसका टाइम हो गया, अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर वापस आप एडमिट होना। क्लियर?